सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी का सूरज देखा। यह जश्न और उम्मीदों से भरा क्षण था, लेकिन इसकी कीमत थी देश का बंटवारा। सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गई एक रेखा ने पंजाब और बंगाल को बांट दिया, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए और इस दौरान हुई भयानक सांप्रदायिक हिंसा में लाखों जानें गईं। इस गहरे जख्म और उथल पुथल के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर संभाली। आधी रात को दिए उनके प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ने करोड़ों भारतीयों में नए भविष्य की आशा जगाई। नेहरू के सामने एक बिखरे और गरीब देश को एकजुट कर विकास के रास्ते पर ले जाने की विशाल चुनौती थी। उन्होंने एक आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक भारत की नींव रखी। आजादी के समय भारत में 565 से ज्यादा रियासतें थीं, जो देश की एकता के लिए बड़ा खतरा थीं। इस चुनौती का सामना किया भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव V.P. मेनन के साथ मिलकर। उन्होंने कूटनीति और दृढ़ता से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय करा लिया। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में मुश्किलें आईं। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, जबकि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। इन प्रयासों ने भारत के भौगोलिक स्वरूप को मजबूती दी। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत थी। B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने लगभग 3 साल की मेहनत से भारत का संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस संविधान ने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, कानून के समक्ष समानता और सबसे महत्वपूर्ण, बिना किसी भेदभाव के वोट देने का सार्वभौमिक अधिकार दिया। राजनीतिक स्थिरता के बाद आर्थिक विकास की चुनौती थी। नेहरू सरकार ने सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया। 1951 में शुरू हुई पहली योजना का मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पर था। भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांध बने, जिन्हें नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उच्च शिक्षा के लिए IITs और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित हुईं। दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, ताकि भारत एक आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बन सके। पर फोटोरियलिस्टिक टेक्सचर। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद देश एक राजनीतिक चौराहे पर खड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और जय जवान जय किसान के नारे से देश में नई ऊर्जा का संचार किया। लेकिन 1966 में उनकी आकस्मिक मृत्यु ने एक बार फिर नेतृत्व का सवाल खड़ा कर दिया। इसी उथल पुथल के बीच इंदिरा गांधी सत्ता में आई। शुरुआत में उन्हें एक अनुभवहीन नेता के तौर पर देखा गया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको चकित कर दिया। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ 1971 का चुनाव भारी बहुमत से जीता। इसी साल पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया, जिसके कारण लाखों शरणार्थी भारत आने लगे। भारत ने मानवीय संकट और अपनी सुरक्षा को देखते हुए हस्तक्षेप किया। परिणाम स्वरूप 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह भारत की विदेश नीति और सैन्य क्षमता की एक ऐतिहासिक सफलता थी। लेकिन इस जीत के कुछ ही साल बाद देश की राजनीति में एक काला अध्याय शुरू हुआ। आर्थिक समस्याओं, भ्रष्टाचार के आरोपों और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बढ़ते छात्र आंदोलन ने सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। आपातकाल के 21 महीनों के दौरान नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था और पूरे देश में भय का माहौल था। इस तानाशाही के खिलाफ जनता का गुस्सा 1977 के चुनावों में फूटा। विभिन्न विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह पहली बार था जब केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आंतरिक कलह
और नेतृत्व के संघर्ष के कारण जनता सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौट आई। 1980 का दशक पंजाब में अलगाववादी आंदोलन की बढ़ती आग के साथ शुरू हुआ। स्थिति तब चरम पर पहुंच गई जब भारतीय सेना ने जून 1934 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य कार्रवाई के प्रतिशोध में 31 अक्टूबर 1934 को उनके ही अंगरक्षकों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जो भारत के इतिहास पर एक अमिट दाग है। इंदिरा गांधी की दुखद मृत्यु के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने भारी बहुमत के साथ देश की बागडोर संभाली। राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में ले जाने के सपने के साथ आए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी गई और दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिसने देश के कोने कोने में पीसीओ बूथों के माध्यम से संचार को सुलभ बनाया। हालांकि उनके कार्यकाल के अंत में बोफोर्स घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को धूमिल कर दिया, जिसने आने वाले वर्षों की राजनीति को एक नई दिशा दी। (1990) मंडल कमीशन लागू, ओबीसी आरक्षण और देश भर में विरोध प्रदर्शन। 1991 देश पर आर्थिक संकट, प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया आर्थिक उदारीकरण। अब शुरू हुआ गठबंधन राजनीति का दौर। कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती। वैश्वीकरण, विदेशी निवेश और निजीकरण से भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने लगी। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन सरकार गिरती रही। 2004 में कांग्रेस की वापसी हुई, यूपीए सरकार बनी। इस दौर में मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई जैसे कानून लागू हुए, सामाजिक योजनाओं का जोर, लेकिन सामने आए बड़े भ्रष्टाचार घोटाले, 2G, CWG, कोल स्कैम, अन्ना आंदोलन, रामलीला मैदान और फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता राजनीति में आए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में अच्छे दिन का नारा दिया और एक मजबूत नेतृत्व का वादा किया। – 2014 का साल भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। 10 साल की यूपीए सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर और मोदी लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 3 दशकों में पहली बार किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने कई बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले लिए। इनमें सबसे प्रमुख था जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसने एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। 2016 में काले धन पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की, जिसके तहत 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इस कदम ने देश भर में लंबी बहस और तात्कालिक आर्थिक उथल पुथल को जन्म दिया। स्वच्छता को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। वहीं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का काम किया, जिससे यूपीआई जैसी तकनीक आम जीवन का हिस्सा बन गई। हालांकि सरकार के कुछ कदम बेहद विवादास्पद भी रहे। नागरिकता संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के प्रस्तावों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आलोचकों ने इसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ बताया। सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से भी लंबा आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। इसी दौरान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला भी एक ऐतिहासिक और विवादास्पद कदम था। इन फैसलों और राष्ट्रवाद के प्रबल मुद्दे के बीच 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की और मोदी सरकार और मजबूत होकर
सत्ता में लौटी। इस दशक में राजनीति का स्वरूप भी बदला। सोशल मीडिया और पार्टियों के आईटी सेल राजनीतिक संवाद के नए हथियार बन गए, जिससे सूचना का प्रसार तो तेज हुआ, लेकिन फेक न्यूज और ध्रुवीकरण की चुनौती भी बढ़ी। 2020 में दुनिया के साथ साथ भारत को भी कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा। देश ने लंबा लॉकडाउन, स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव और फिर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देखा। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी कर अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। इसी साल संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2024 के आम चुनाव एक नए राजनीतिक परिदृश्य के गवाह बने। कई विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। चुनाव परिणामों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत से चूक गई, जिसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई। 2025 तक आते आते भारतीय राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा एनालिटिक्स और युवा आबादी की आकांक्षाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सोशल मीडिया का डिस्कोर्स और टेक्नोलॉजी अब नीति निर्माण और चुनावी नतीजों को तय करने वाले अहम कारक बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की राजनीति की कहानी, आजादी से लेकर आज तक की। एक लोकतंत्र के रूप में भारत ने संघर्ष किया, सीखा और अब 2025 में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और KK ज्वाइन ED को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की चुनाव प्रणाली की गहराई,